नमस्कार। आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव देश के स्टॉक मार्केट पर क्या और कैसे असर डाल सकता है। तो क्या एक राज्य का चुनाव पूरे देश के बाजार को हिला सकता है? सुनने में यह सवाल शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। देखिए, राजनीति और पैसा ये दोनों ना हमेशा साथ साथ चलते हैं, और चुनाव के दौरान तो इनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे चुनाव और शेयर बाजार का कनेक्शन, फिर बंगाल की सियासी जंग की बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट पर इसका असर कैसा होता है, नतीजों के बाद क्या होता है ये भी जानेंगे, और आखिर में इससे हमारे लिए क्या सबक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चुनाव और शेयर बाजार के बीच का कनेक्शन है क्या, ये दोनों जुड़ते कहां पर हैं। सीधी सी बात है, बाजार को ना सर्टेनिटी पसंद है, उसे स्थिरता चाहिए। बाजार चाहता है कि उसे पता हो कि भाई अगले कुछ साल तक पॉलिसीज कैसी रहेंगी, माहौल कैसा रहेगा। लेकिन चुनाव का तो मतलब ही है अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और बस यही एक चीज है जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा नर्वस करती है। तो यहाँ दो अलग अलग सिचुएशन है। एक तरफ है स्थिरता का माहौल, जहां पॉलिसीज का अंदाजा होता है, लंबी अवधि की प्लानिंग होती है और इन्वेस्टर का भरोसा भी ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ है चुनाव का माहौल, जहां पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता है, लोग शॉर्ट टर्म में सट्टा लगाते हैं और ज्यादातर इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, यानी बंगाल की सियासी जंग पर, और समझते हैं कि ये इतनी हाई स्टेक्स लड़ाई क्यों है। जरा 2021 के नतीजों पर एक नजर डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली 215 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 77। हाँ, सीटों का अंतर तो काफी बड़ा था, लेकिन बीजेपी का 77 सीटों तक पहुंचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था, और यहीं से इस बार की टक्कर की नींव पड़ी। लेकिन ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, इसके पीछे हैं असली मुद्दे, जैसे सीएए, करप्शन के आरोप, महिला सुरक्षा और हाँ, अर्थव्यवस्था और रोजगार की चिंता। यही वो मुद्दे हैं जो इस मुकाबले को इतना कड़ा बना रहे हैं, और जितना कड़ा मुकाबला होगा उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता मार्केट में बढ़ेगी। अब एक नंबर पर गौर कीजिए, 57, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2021 के चुनाव में 57 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का फैसला 8,000 या उससे भी कम वोटों से हुआ था। मतलब मुकाबला कितना करीबी था। इसका सीधा मतलब है कि इस बार जरा सा भी वोट स्विंग नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। और इन 57 सीटों का बंटवारा तो और भी कमाल का है। एआईटीसी को मिली 29 सीटें और बीजेपी को 28, सिर्फ और सिर्फ एक सीट का फर्क। बस यही है वो अनसर्टेनिटी, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो सवाल ये है कि ये सारी राजनीतिक उठापटक मार्केट पर असल में असर कैसे डालती है। चलिए इसके इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट को समझते हैं। तो देखिए, चुनावी घबराहट का सबसे पहला संकेत क्या होता है? वो होता है इन्वेस्टर्स का सतर्क हो जाना। खासकर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, यानी एफबीआईज, जो बाजार में बड़ा पैसा लगाते हैं, वो एकदम से सावधान हो जाते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, 17,000 करोड़ रुपये, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मई की शुरुआत में एफपीआईज ने इंडियन इक्विटी मार्केट से इतना पैसा निकाल लिया। यह साफ दिखाता है कि जब भी इन्वेस्टर्स को भविष्य को लेकर थोड़ा भी शक होता है, तो वो अपना पैसा निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर लगाना पसंद करते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स इतने सतर्क क्यों हैं? मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला, चुनाव के नतीजों को लेकर जबरदस्त अनिश्चितता, किसी को पक्का नहीं पता कि क्या होगा। दूसरा, मार्केट का वैल्यूएशन पहले से ही काफी हाई है। और तीसरा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो किसी भी बड़े उतार चढ़ाव से पहले अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे असर की बात करते हैं जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं, और वो है जरूरी आर्थिक फैसलों का टल जाना। इसे कहते हैं पॉलिसी डिले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पेट्रोल डीजल की कीमतें। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतों में 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी होनी है। लेकिन जाहिर है, कोई भी सरकार चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा और अलोकप्रिय फैसला नहीं लेना चाहेगी। तो क्या होता है? फैसले को टाल दिया जाता है, और यह साफ दिखाता है कि कैसे राजनीति का असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। और एक तीसरा असर भी है, वो है सेक्टर स्पेसिफिक उतार चढ़ाव। मतलब चुनाव का असर पूरे बाजार पर एक जैसा नहीं होता। कुछ सेक्टर्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कौन से हैं ये सेक्टर्स? इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी किस्मत कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों और सरकारी खर्च पर टिकी होती है।
सरकार बदलेगी, नीतियां बदलेंगी, तो इन सेक्टर्स पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए चुनाव के नतीजों को लेकर ये हमेशा काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए, तो इसके बाद बाजार क्या चाहता है, उसकी विशलिस्ट क्या है? देखिए, मार्केट को असल में इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जीत रही है। मार्केट को चाहिए एक स्थिर सरकार, एक क्लियर मैंडेट। अगर खंडित जनादेश आता है, मतलब मिलीजुली सरकार बनती है, तो पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा रहता है, अनिश्चितता बनी रहती है। वहीं एक स्थिर सरकार का मतलब है पॉलिसी की कंटिन्यूटी, एक साफ दिशा और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। एक JTIR रिसर्च पेपर के अनुसार एक स्थिर और अनुमानित शासन ढांचा दीर्घकालिक निवेश विश्वास और बाजार स्थिरता को बढ़ावा देता है। मतलब एकदम साफ है, इन्वेस्टर्स को चाहिए प्रिडिक्टेबिलिटी। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? पूरी कहानी को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक कांटे की टक्कर वाला चुनाव राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करता है। दूसरा, ये अनिश्चितता बाजार में उतार चढ़ाव लाती है और पॉलिसी में देरी का कारण बनती है। तीसरा, लंबी अवधि के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए एक स्थिर नतीजा बहुत जरूरी है। और चौथा और सबसे जरूरी, इसलिए राज्य के चुनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुकाबले नहीं रह गए हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं बन चुकी हैं। तो अगली बार जब किसी चुनाव की खबर देखें, तो क्या सिर्फ राजनीतिक हार जीत पर ध्यान जाएगा या उसके आर्थिक असर पर भी? ये सवाल मैं यहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि एक बात तो साफ है, वोट की ताकत सिर्फ सरकार बदलने तक नहीं है, ये बाजार की दिशा और हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य भी तय करती है ना? सोचने वाली बात।